हम लोग बातचीत शीर्षक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है और बातचीत का चैप्टर इसी वीडियो चैनल पर आपको डाला हुआ है। यदि अभी तक आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से समझ नहीं पाइएगा तब तक आपको ऑब्जेक्टिव समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर सिर्फ रट्टा आपको मारना पड़ेगा, तो रट्टा ना मारना पड़े इसलिए चैप्टर को आप बढ़िया से समझिए। आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे और तकरीबन 30 या 40 ऑब्जेक्टिव जो भी है निकल कर आया है। काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम कवर किए हुए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? जो बाल कृष्ण भट्ट हैं ये तो जान रहे हैं कि एक ललित निबंध था, तो किस काल के रचनाकार हैं? इसमें दिया हुआ है आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो देखिए, आदिकाल होता है पुराना समय के तो थे नहीं, भक्ति काल के भी नहीं थे, यह आधुनिक काल के थे। बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस काल के रचनाकार हैं? इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव रहे तो यहाँ पर आप लोग कवर कीजिएगा आधुनिक काल। ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि जो बातचीत शीर्षक निबंध था, ललित निबंध था, इसके निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश हैं, नामवर सिंह हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं? ये तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपका क्लियर है, बालकृष्ण भट्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। आप लोग बढ़िया से कवर करते जाइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ दे देंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? वहां पर देखिए किस तरह से ऑप्शन था और यहाँ पर देखिए क्या ऐसा ऑप्शन है। क्वेश्चन सेम है, किस काल के हैं? तो आधुनिक काल वहां पर है। और यहाँ देखिए क्या है, भारतेंदु युग के हैं, प्रेमचंद युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं या इनमें से कोई नहीं। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जिस समय थे उस समय कौन से और एक पत्रकार राइटर थे? तो भारतेंदु थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु युग के हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शीर्षक बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई बार बिहार बोर्ड घुमाता है, तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे किए हुए ताकि इस तरह से जब आए तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना करें। तो कह रहा है बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिद्दीनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह? तो यहाँ क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन है, बातचीत भाषा कौन सी विद्या है? यानी कि बातचीत क्या था? तो कह रहा है ड्रामा है, निबंध है, पत्र है, आलोचना है। क्या है? तो यह एक निबंध था और निबंध में भी क्या था? ललित निबंध था। अगर निबंध के साथ आपको ऑप्शन दे दे ललित निबंध, तो ललित निबंध को मारिएगा। ऑप्शन बी सही है। कह रहा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844, 22 जून 1855, 23 जून 1855 या 22 जून 1844। तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? यानी कि उनका जन्म स्थान कहाँ था? महू मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटना, रांची झारखंड। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। और अधिकतर राइटर जो भारत के हैं, जो आपको उत्तर भारत में पढ़ना है, वो 2 ही राज्यों से आते हैं, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। आप लोग इसके लिए एकदम तुक्का मिला करके रखिएगा, 2 राज्य है। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि इनका देहांत कब हुआ था? 10 जून 1914, 20 जुलाई 1914, 10 जून 1914, 20 जून 1914। इसमें सब 14 है, खाली आपको डेट पकड़ना होगा। तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया था? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन किए थे, शुरू में संस्कृत में किए थे। बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे? उग्र, चंचल, शांत, सरल। उग्र थे, और जिसकी वजह से इनको 2 जगह से नौकरी से भी छोड़ना पड़ा था ना। उग्र स्वभाव के थे, गुस्सैल स्वभाव के थे, तो इसका उग्र होगा सही ऑप्शन। बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन है? यानी कि उनको प्रेरणा कौन दी? इनको प्रेरणा किनसे मिला था? भगत सिंह से, महात्मा बुद्ध से, कृष्ण से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, जिनके समकालीन थे ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनको प्रेरणा मिला था। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित की थी? यानी कि 1877 में जो निकला था हिंदी प्रदीप, जिसमें लगता है कि बहुत साल तक, कई वर्षों तक काम किए थे, वो किसके द्वारा संपादित हुई थी? किस सभा के द्वारा? हिंदी वर्धनी सभा, हिंदी शब्दकोश सभा, राज्य सभा, हरिश्चंद्र सभा।
तो हिंदी वर्धनी सभा के द्वारा इसका संपादित हुआ था, हिंदी वर्धनी सभा। इसको ऑब्जेक्टिव आप लोग बढ़िया से करते जाइएगा, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव अक्सर बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर हम शुरू में ही दे देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर आपका चलता भी रहेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिए, यहाँ से हमको बातचीत का ऑब्जेक्टिव चाहिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे। अभी तक मेरा टेलीग्राम पर हमारा नहीं बना हुआ है, जिस वजह से हम टेलीग्राम पर आप लोग को नहीं दे सकते हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? हिंदी प्रदीप जो था किसके द्वारा निकाला गया था? बालकृष्ण भट्ट, ज्ञानेंद्रपति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वाल्मीकि। इसका ऑप्शन तो इसी आपको मिल रहा है, बालकृष्ण भट्ट, जो 32 वर्ष तक शायद किए थे इसका। हिंदी प्रदीप क्या था? दैनिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका। देखिए इसमें समझने वाली बात है, दैनिक पत्रिका क्या होता है? जो रोज मिलता है, जो न्यूज़पेपर हम लोग कहते हैं। मासिक पत्रिका जो होता है महीने में एक बार निकलता है। साप्ताहिक पत्रिका जो होता है सप्ताह में एक दिन आता है। और जो वार्षिक पत्रिका होता है वो साल में एक बार आता है। तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका था, यानी कि महीने में एक बार उसका संपादन होता था, महीने में एक बार वो निकलता था। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली थी? जो हिंदी नामक मासिक पत्रिका थी कितने वर्षों तक चली थी? 33 वर्ष, 66 वर्ष, 36 वर्ष, 63 वर्ष। तो हिंदी प्रदीप 33 वर्ष तक पत्रिका चला था और इसमें आपका काम किए थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहां आमंत्रित किया था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहां आमंत्रित किया था? दो क्वेश्चन है इसमें, किसने और कहां इनको आमंत्रित किया गया था? शिवा रामदास काशी, राजा चौधरी गुजरात, श्याम सुंदर दास काशी, कृष्ण सुंदर दास गुजरात। तो ये थे श्याम सुंदर दास और इनको आमंत्रित किए थे काशी में, यानी कि हिंदी शब्दकोश के लिए इनको आमंत्रित किए थे काशी में श्याम सुंदर दास जी। इसका सही ऑप्शन है सी। चलते हैं 17 नंबर की ओर। बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? यानी कि जो हिंदी शब्दकोश के लिए तो बुलाया गया था, दो जगह से एक टीचर का नौकरी छोड़ना पड़ा था और एक गुस्सा के कारण यहाँ से भी हिंदी शब्दकोश से भी उनको छोड़ना पड़ा था। अस्त व्यस्त होने के कारण, अच्छे स्वभाव न होने के कारण, मृत्यु होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल थे, गुस्सा स्वभाव के थे, जिसकी वजह से इनको हिंदी शब्दकोश से भी छोड़ना पड़ा था और एक शिक्षक का नौकरी इनको छोड़ना पड़ा था। 17 आपका हो गया कंप्लीट। चलते हैं 18 की ओर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के रचनाकार थे? प्रारंभिक युग के थे, मध्य युग के थे, भारतेंदु युग के थे, आधुनिक युग के थे। तो इसमें देखिए इनका दोनों ऑप्शन सही है। जो 18 नंबर है भारतेंदु युग के भी है और ये आधुनिक युग के भी है। तो पहले ऑप्शन देखिए इस तरह से, जो दो आए ऑप्शन में कि दो उसका आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग से भी थे और आधुनिक युग से भी थे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले भारतेंदु युग यानी कि जो पहले ऑप्शन है उसको कलर कर दीजिए, उसको रंग दीजिए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? दरअसल क्वेश्चन देने का मेरा यही मतलब है कि कभी कभी आता है कि एक क्वेश्चन का दो आंसर होता है, तो उस समय जो पहले ऑप्शन पर है उसको कीजिए कलर। तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग से भी थे और आधुनिक युग से भी थे। तो यहाँ आप लोग भारतेंदु युग से सही कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट थे उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, गद्यकार। गद्यकार थे, प्रोज, जो इंग्लिश में प्रोज होता है, गद्य, कविता नहीं लिखते थे, गद्यकार थे। ऑप्शन डी इसका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, ए और बी दोनों। तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के स्टिल दोनों इनको कहते कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम तैयार किए ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं रहे। हिंदी प्रदीप में किन विषयों पर निबंध लिखे गए? हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था जो 33 वर्षों तक चला, उसमें किस विषय पर निबंध लिखा गया था? तो कह रहा है सामाजिक और साहित्य के लिए, नैतिक और राजनीति के लिए,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि सामाजिक साहित्य और नैतिक राजनीतिक दोनों जो प्रकार है, दोनों प्रकार का क्वेश्चन हिंदी प्रदीप में लिखा जाता था, दोनों प्रकार के निबंध इसमें छपते थे। वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती? वाक शक्ति, बोलने का शक्ति, जिसके द्वारा आप मेरी आवाज़ों को सुन पा रहे हैं और हम आपको कुछ सुना पा रहे हैं। तो वाक शक्ति के बिना पूरा दुनिया कैसा होता? उसमें पहला ही दिया हुआ है कि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? लुंज पुंज, अवाक, लुंज पुंज होता, अवाक होता, गूंगी होती, इंद्रहीन होती। तो समस्त दुनिया कैसी हो जाती? गूंगी हो जाती। देखिए वहाँ आप जो लुंज पुंज है वो भी दिया हुआ था, अवाक गूंगी भी रहती, या साफ गूंगी दे दिया है तो ऑप्शन आपका सी ही मार दीजिए, गूंगी होती। अवाक होने का यही मतलब होता है। लुंज पुंज का मतलब हो गया कि हम लोग कहीं एक जगह बैठे रहते हैं और जो हम आपसे कह पा रहे हैं या आप कुछ सुना पा रहे हैं वो हम लोग सुना नहीं पाते, ना किसी का कह पाते, ना किसी को कुछ सुना पाते। 23 नंबर क्वेश्चन, वाक शक्ति के बिना हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? यानी कि वाक शक्ति के बिना हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? वाक शक्ति है, बोलने का शक्ति है, तो इसके द्वारा तो हम लोग कुछ अपनी भावनाओं को कह पाते हैं, लेकिन ना होता तो कैसे कहते हैं? बोल करके, बोलने का शक्ति नहीं है। सुन के कैसे करेंगे? जब बोल नहीं सकते तो सुनेंगे कैसे? दूसरी इन इंद्रियों द्वारा उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, दूसरी इन इंद्रियों द्वारा, जैसे इशारा करते हैं, कुछ और करते हैं, जिसके द्वारा अपनी भावनाओं को, कभी गूंगे लोगों को देखें ना किस तरह से अपना इशारा को करते हैं, तो इशारों में बात करते हैं, बोलने का शक्ति ना होता तो। यानी कि दूसरी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, मुंह से किस तरह से इशारा करते हैं। वाक शक्ति क्या है? यानी कि बोलने की शक्ति क्या है? ईश्वर का वरदान है, मनुष्य की भाषा है, मनुष्य शक्ति है, प्राणियों की शक्ति है। तो कहा गया था साफ कि जिस तरह से हम लोगों को अलग अलग शक्ति है, उस तरह से ईश्वर ने, भगवान ने हमें बोलने का शक्ति भी एक वरदान के भांति प्रदान किया है। तो क्या है वाक शक्ति? ईश्वर के रूप, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। वाक 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं? यानी कि बोलने की शक्ति ना होती तो हम लोग कैसे होते हैं? देखिए बहुत बड़ी सी बात है, हम लोग बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, इसको सीखना बहुत कठिन है। और देखिए बोलने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा दुख का भी कभी कभी हम लोग को सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसके साथ हमें कैसा बात करना है। अगर गुस्सैल स्वभाव के हम हुए तो कहीं हमारी इज्जत मिलने वाली नहीं है, इसलिए स्वभाव को अपना मीठा बनाइए। खैर लेखक थे वो भी गुस्सैल स्वभाव के थे, तो अगर सही बातों को लेकर गुस्सा हो तो सही है, लेकिन बात बाकी अगर ऐसे नहीं है तो अपने आवाज़ में, बोली में एक मिठास को लाइए और जिससे भी बात करिए ऐसा लगे कि उसका आप दिल जीत लें। ठीक है, तो बोलना एक बहुत बड़ा वरदान के भांति तो हम लोग को मिल गया है, लेकिन इस शक्ति का अच्छा से इस्तेमाल कीजिए। और जो अधिकतर लड़ाई होता है, झगड़ा, मारपीट कुछ होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? बोलने से ही तो होता है। आज देखते हैं कि बोली के कारण ही कितने घरों में हमेशा महाभारत छिड़े रहता है, बोली के कारण। तो बोली बहुत, देखिए एक का कहा जा सकता है, बहुत हद तक इंसान के जीवन को प्रभावित करता है। बोली, बोली के कारण ही सब कुछ होता है। एक गांव में कहावत है कि बात से ही, शायद पता नहीं क्या है, हम भूल गए हैं, कह आते हैं क्वेश्चन पर। बातचीत में वाक शक्ति कितने फायदों में बताया गया है? बातचीत जो हम लोग का चैप्टर है, उस चैप्टर में वाक शक्ति के कितने फायदों को बताया गया है? 3, 4, 1, 2, 2 फायदा को बताया गया है इसमें। स्पीच से किसका ढंग निराला है? स्पीच से, स्पीच यानी कि जो हम लोग देते हैं स्टेज वगैरह पर, उससे किसका ढंग निराला है? निबंध का, वाक शक्ति का, बातचीत का, वक्ता का। तो बातचीत का ढंग कुछ निराला है, याद रहा होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था। किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? किसमें नाज नखरा जो बोला जाता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, इस तरह से, तो उसमें किसको मौका नहीं दिया जाता है? किसमें? बातचीत में, निबंध में, स्पीच में, उपयुक्त सभी। देखिए निबंध तो एक अलग चीज हो गया, जो किसी विषय को बनाकर उसमें पूरा लिखा जाता है। स्पीच जो हो गया जो हम लोग स्टेज वगैरह पर देते हैं, और बातचीत, तो बातचीत में नाच नखरा जो होता है, नाच नखरा को जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है।
हंसी की अंतिम सीमा क्या है? हंसी की अंतिम सीमा क्या है? जोर जोर से हंसना, मुस्कुराना, होठों का केवल फड़कना? कोई नहीं। तो हंसी का अंतिम सीमा है, जो बात होता है तो उसमें कहा गया था कि केवल होठों का फड़कने से ही हंसी की अंतिम चरम सीमा है। तो केवल होठों का फड़कना ही हंसी की अंतिम सीमा है। ऑप्शन सी। स्पीच का क्या उद्देश्य होता है? स्पीच जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? देखिए, मन में जोश और उत्साह पैदा करना, लोगों को प्रभावित करना, नाज नखरा दिखाना? कोई नहीं। देखिए, जो स्पीच होता है तो उसमें जो स्पीच दे रहा होता है उसको ऐसा ऐसे शब्दों को लाना पड़ता है, इस तरह से बोलना पड़ता है कि जो सुन रहा है उसके मन में जोश और जुनून पैदा हो। यही स्पीच का मकसद ही होता है, श्रोता में जोश और जुनून को पैदा करना। देखते हैं नेता लोग किस तरह से भाषण देते हैं और और हम लोग नेता के भाषण को सुनकर कभी कभी जातीय दंगा वगैरह भी करने लगते हैं, जो बुरा है, नहीं करना चाहिए। मन रमाने का ढंग किसमें है? मन रमाना मतलब मन को बहलाना। मन बहलाने का, मन रमाने का ढंग किसमें है? स्पीच में है, बातचीत में है, ए और बी दोनों संगीत में है। तो बातचीत में है। स्पीच में तो मन रमाने का ढंग है ही नहीं, क्योंकि स्पीच का केवल एक ही उद्देश्य होता है, जो सुन रहा है उसके मन में जोश और जुनून को पैदा कर देना। तो बातचीत में क्या है? जो घरेलू बातचीत है वह मन रमाने का एक ढंग है। इस तरह से लिखा हुआ एक लाइन भी था बुक में। बढ़िया से चैप्टर आप लोग देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से है? चैप्टर से ही तो आता है। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला? कौन था जो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? चैप्टर में लिखा हुआ था ना जी, रॉबिन्सन क्रूसो, रविंद्र क्रूसो, राजा क्रूसो, रमेश क्रूसो। तो वह रॉबिन्सन क्रूसो थे जो 16 वर्षों तक कुत्ते बिल्लियों के साथ रहे थे। इनको इंसान का चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। 33 नंबर, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? मनुष्य का जो गुण दोष है कैसे पता चलता है? बोलने से, पत्र व्यवहार से, पढ़ने से, लिखने से। तो लिखने पढ़ने से गुण दोष नहीं पता चलेगा, बोलने से होता है कि आपके अंदर किस तरह का स्वभाव है, आपके अंदर क्या गुण है। बोलने से ही मनुष्य का असली साक्षात्कार होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर में था भी। बातचीत की सीमा क्या है? जो बातचीत है उसका सीमा क्या है? 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, मीटिंग या सभा, अपने परिवार से। तो 2 व्यक्तियों से शुरू होता है और बातचीत की सीमा वहां तक जाती है जहां तक सभा या मजलिस समाप्त न हो जाए। तो मीटिंग या सभा तक है। बातचीत की सीमा मीटिंग या सभा तक है। 35 नंबर, वाक शक्ति के किन 2 फायदों को बताया गया है? जो वाक शक्ति है उसमें किसके 2 फायदों को बताया गया है? स्पीच और निबंध, बातचीत निबंध, भाषण बातचीत, स्पीच और बातचीत। देखिए, स्पीच और निबंध का नहीं है, स्पीच और बातचीत का है। ऑप्शन डी। तो वाक शक्ति के 2 फायदा है कि स्पीच है इसी में और एक बातचीत है। बातचीत जो हम लोग करते हैं और स्पीच जो स्टेज पर दिया जाता है, यही 2 इसका फायदा है बातचीत का। लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है? लोगों के अंदर जो मैल होता है, गंदगी होती है, जो कुंठन होती है, वह किसके द्वारा साफ होता है? गंगा स्नान से। गंगा तो केवल शरीर को धोती है, पाप नहीं धोती है। पूजा करने से, बातचीत से, स्पीच से। तो लोगों का मन जो है बातचीत से दूर होता है, लोगों के मन का गंदगी। पूजा करने से मन हम लोग का शांति नहीं होता है, ये तो पूजा करना एक दिखावा है। आजकल देख रहे होंगे कि जब भी पूजा होता है तो लोग बड़ा बड़ा फोन लेके जाते हैं, और फोन लेके जाएंगे और पूजा कम करेंगे और फोटो खींचने पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो पूजा कीजिए, कहीं भी कीजिए, शांति से मन से कीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए पूजा पाठ मत कीजिए। चलिए आगे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? रॉबिन्सन क्रूसो, बेन जॉनसन, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर। तो बेन जॉनसन थे जो कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। आपके अंदर क्या है कैसे पता चलेगा? बोलिएगा तभी ना कुछ पता चलेगा जी कि क्या आपके अंदर है। बोलने से ही पता चलता है गुण दोष। चेहरा तो सब कोई का सुंदर सुंदर होता है, सूट बूट लोग पहन लेते हैं, लेकिन जैसे ही जाइएगा, मुंह खोलिएगा, भक मानिस जो आपका अंदर का नॉलेज है सब बाहर आ जाएगा। तो अपने अंदर अच्छाई को लाइए। बोलना एक कला है और कहाँ क्या बोलना है ये सीखना हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, असल बातचीत
सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। जो असल बातचीत है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यह किसका कथन था? एडिसन का था, बेन जॉनसन का था, बालकृष्ण भट्ट का था, रॉबिन्सन क्रूसो का था। तो रॉबिन्सन क्रूसो तो 16 वर्ष तक इंसान का चेहरे नहीं देखे थे। मनुष्य का असली साक्षात्कार होता है बेन जॉनसन कहे थे, और बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर को लिखे हैं। और एडिसन बोले थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी मिलते हैं और अपना दिल एक दूसरे के साथ खोलते हैं, यानी कि मन की बात करते हैं। तो असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है, यह एडिसन का कथन था। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। 39 नंबर, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरणों द्वारा समझाया गया है? बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है? गर्म और ठंडा, दूध और पानी, विद्युत, गर्म दूध और ठंडा पानी। दो गिलास था ना, एक गर्म दूध का गिलास और एक ठंडे पानी का गिलास, दोनों को सटा दिया जाए तो एक दूसरे का असर एक दूसरे में आने लगता है। इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही है। तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? जो तीन लोग होते हैं उन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? अंगूठी में नग सी जड़ी, संजीदगी, फॉर्मेलिटी, बेतलुकी। तो अंगूठी में नग सी जड़ी बात होती है। बेतलुकी तो तब होगा जब 4-5 हो जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? जो असल बातचीत होता है कितने लोगों के बीच होता है? तो असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। ऑप्शन ए। 4 लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है? जब 4 लोग हो जाते हैं तो इन लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है? संजीदगी भरी होती है, गौरवपूर्ण होती है, फॉर्मेलिटी होती है, बेतलुकी होती है। तो बेतलुकी होती है 4 लोगों के बीच जो बातचीत होती है। 4 से अधिक लोगों की बातचीत कैसी कहलाती है? 4 से जब अधिक लोग होते हैं तो उन लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? फॉर्मेलिटी, संजीदगी, त्रिकोण, केवल राम रमोगल। 4 से अधिक लोगों की बातचीत केवल राम रमोगल कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। बातचीत के कितने भेद हैं? तो बातचीत के अनेक भेद हैं। बातचीत एक ही तरह का नहीं किया जाता, बातचीत का अनेक भेद है। 4, 10, 25, अनेक। रस का समुद्र किनके बातों में उबड़ता है? जो रस का समुद्र है किनके बातों में उबड़ता है? तो दो बूढ़े लोग होते हैं, उनका तो शिकायत भर के होता है। तो दो सहेलियों की जो बातचीत होती है उसमें बताया गया ना था कि दो सहेलियों की बातचीत में कुछ संजीदगी नहीं होती है, बस मानो रस उमड़ा आता है। तो दो सहेलियों की बातचीत का इसमें ऑप्शन सही है। बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है? बूढ़े लोग होते हैं तो बूढ़े लोगों की बातचीत कैसी होती है? शिकायत भरी होती है। 4 10 तो 4 सच तो 10 झूठ, नौजवानों की निंदा, उपयुक्त सभी इसमें है जी। शिकायत भी बूढ़ों की बातचीत में होती है। 4 10 तो 10 झूठ भी होता है, नौजवानों की निंदा भी होती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा सभी। खोड़े दांत निकाल कर कौन लड़ने लगते हैं? बुढ़िया लोग, स्कूल के लड़के, गुरु, बूढ़े लोग। देखिए जो बुढ़िया लोग होते हैं वो खोड़े दांत निकाल कर लड़ने लगते हैं बात करते करते। तो इसका ऑप्शन है ए। बात करने का हुनर किन लोगों में से है? तो बात करने का जो हुनर है यूरोप के लोगों में सबसे अच्छा है। यूरोप के लोगों में ऑप्शन मारिए इसका ए। बातचीत की पूर्ण शोभा किसमें है? स्पीच और लेख में, काव्यता प्रवीण विद्वन मंडली में, ए और बी दोनों। तो काव्य प्रवीण विद्वन मंडली में है बातचीत की संपूर्ण शोभा। सुहद गोष्ठी किसका नाम है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का, चतुराई से बात करने का, हृदय के सुख का, कान के सुख का। तो जो सुहद गोष्ठी है वो चतुराई से बात करने का कहा गया है, चतुराई से बात करने का। तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया। 50 इसमें ऑब्जेक्टिव है। और जो चैप्टर अच्छा तरीका से पढ़े होंगे उनके लिए ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। और इसका देखते हैं कि कितना लेंथ गया, 24 मिनट, यानी कि कट करके आपको पूरी तरह से 20 मिनट के आसपास में आएगा वीडियो। आप लोग अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। इसका हम लास्ट में नंबर देते हैं, पहले में भी दे देंगे। आप लोग को अगर नहीं मिला है तो व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कीजिए, हम व्हाट्सएप पर आपको ये ऑब्जेक्टिव भेज देंगे। आगे इसका क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम एक पार्ट में बना करके आपको डाल देंगे। उसके बाद फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। धन्यवाद।